हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि अपने इसी चैनल के ऊपर आपकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, तो उसी क्रम में आज आपकी जो ये क्लास रहने वाली साइंस की क्लास है, जो कि सीटेट सेकंड पेपर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए या फिर पूछे जाने की संभावना रखते हों। तो जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अपने साथी मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। आपके सामने आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण पर्वतीय क्षेत्र के वृक्षों के हैं। आपको बताना है इनमें से ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कि पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष पाए जाते हैं, उनके आपको दिखते हो। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है तिरछी शाखाएं, बी है सुईनुमा पत्तियाँ, ऑप्शन नंबर सी है मोम जैसा मोटा तना और ऑप्शन नंबर डी है लंबी गहरी जड़ें। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन से वो ऑप्शन हैं जो कि एक विशिष्ट लक्षण बता रहे हो पर्वतीय क्षेत्र के वृक्ष के बारे में। तो अगर हम बात करें पर्वतीय क्षेत्र के जो वृक्ष होते हैं उनकी शाखाएं या फिर जो पत्तियां होती हैं कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं, मतलब कि शाखाएं तिरछी और पत्तियां सुईनुमा होती हैं। यानी ए और बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। मोम जैसा मोटा तना यहाँ पर हम कह सकते हैं गलत है और गहरी लंबी जड़ें होती हैं ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहीं पर दिया गया है ए तथा बी। तो जो ए और बी है यही इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का घोतक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का घोतक है। पहला ऑप्शन है स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल और चुंबकीय बल, जबकि दूसरा ऑप्शन है मांसपेशीय बल, घर्षण बल और गुरुत्वीय बल। तीसरा ऑप्शन है कर्षण, मांसपेशीय बल और घर्षण बल। चौथा ऑप्शन है गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल और कर्षण। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा संपर्क बलों के समुच्चय का घोतक, यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें संपर्क बलों के समुच्चय का बोध हो रहा हो आपको। तो हम कह सकते हैं कि कर्षण, मांसपेशीय बल और घर्षण बल जिस ऑप्शन में होगा वही इसके लिए बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये अपनी साइंस की क्लास चल रही है, इसमें हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों को चुनिए। कथन S1 यहाँ पर दिया है, उगता हुआ सूर्य प्रत्येक मौसम में दिशा निर्धारित करने का मार्गदर्शक नहीं माना जाता है। जबकि S2 दिया है, सूर्य उदय का बिंदु निरंतर बदलता रहता है। जबकि S3 दिया है, ग्रीष्म अयनांत के दौरान सूर्योदय का बिंदु उत्तर दिशा की ओर खिसक जाता है। जबकि कथन S4 दिया है, शीतकालीन अयनांत के दौरान सूर्योदय बिंदु दक्षिण दिशा की ओर खिसक जाता है। तो आपको बताना है यहाँ पर कौन कौन से कथन सही हैं। क्या S1 और S3 सही है, S2 और S1 सही है, या फिर S1 S2 S3 सही, या फिर S2 S3 और S4 सही है। तो इनमें से कौन कौन से कथन बिल्कुल सही है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। कथन आपके S1 S2 S3 और S4 के नाम से दिए गए हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका S1 और S2 वाला ही कथन सही है, बाकी आपके S3 और S4 गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर है वही आपका बिल्कुल सही होगा। S1 और S2 यहाँ पर कथन सही है। आप लोग इसको पढ़िए, आराम से सोचिए विचारिएगा और इसका आंसर देखिएगा। क्लास को आप रोक के इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एसिड बेस इंडिकेटर यानी कि अम्ल क्षार संकेतक के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लाल बंद गोभी पत्ता और हल्दी, दूसरा ऑप्शन है नमक और हल्दी, तीसरा ऑप्शन है केले की पत्तियां और बंद गोभी की पत्तियां, जबकि चौथा ऑप्शन है नींबू का रस और हल्दी। तो आपको बताना है कि अम्ल क्षार संकेतक के रूप में इनमें से किसको उपयोग में लाया जा सकता है। एसिड बेस के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा लाल बंद गोभी का पत्ता और हल्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पदार्थ M को चम्मच में गर्म करके तुरंत एक गैस के मर्तबान में रखकर ढक दिया जाता या फिर ढक दिया गया। थोड़ी मात्रा में पानी मर्तबान में डाला गया और घोल का नीले लिटमस पेपर से परीक्षण किया गया। कागज का रंग लाल हो गया। पदार्थ M में निम्न में से कौन सा हो सकता है। क्या सोडियम है उसमें, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है या फिर सल्फर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में बन चुका क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि ये जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर। क्या हो जाएगा, सल्फर यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होते हैं। पित्तरस में, अग्न्याशय में, आमाशय में, लसिका में।
तो यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? काफ़ी आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी घाव से अत्यधिक रक्तस्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? रक्तस्राव के बारे में पूछा गया है। अगर आपके शरीर में इनमें से कौन सी विटामिन की कमी हो जिसके कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है? क्या सी है, बी है, डी या फिर के है? तो ये भी आपको पता होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन के अगर आपके शरीर में नहीं है तो आपका रक्त जो है वो बहता ही रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, मानवों में सांस लेते समय अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको वही ऑप्शन चुनना है जो अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहा हो। पहला ऑप्शन है, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ अंदर को आती हैं और तथा डायफ्राम नीचे जाता है। जबकि दूसरा ऑप्शन है, वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम ऊपर जाता है। तीसरा ऑप्शन है, वायु बाहर निकलती है, पसलियाँ बाहर को आती है तथा डायफ्राम नीचे जाता है। चौथा ऑप्शन है, वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं और डायफ्राम नीचे जाता है। तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन चुनना है जो अंतःश्वसन की प्रक्रिया को स्पष्ट कर रहा हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वायु अंदर जाती है, पसलियाँ बाहर को आती हैं तथा डायफ्राम नीचे जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, ए और आर। इनको पढ़ के आपको बताना है। नीचे दिए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके आपको बताना। पहला कथन दिया गया, ए, चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है। जबकि यहाँ पर इसका जो कारण दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ ही साथ चंद्रमा अपनी धुरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। क्या चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख होता है? इसका जो कारण है वह यही है कि पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमण करने के साथ ही चंद्रमा अपनी धुरी का या फिर धुरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा ऑप्शन है, ए सही है लेकिन आर गलत है। जबकि चौथा ऑप्शन है, आर सही है लेकिन ए गलत है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिया गया नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला आप कथन यहाँ पर दिया है, शेर घास नहीं खाता, कारण है बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या ए और आर दोनों सही होंगे, आर ए की सही व्याख्या या फिर स्पष्टीकरण कर रहा है। दूसरा है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। शेर घास नहीं खाता, उसका कारण यह है कि बहुत से पशु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते इसलिए नहीं खाता, या फिर इनमें से कौन सा कारण होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या या फिर स्पष्टीकरण करता है कि सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है, एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। निम्न में से कौन सा एक्स हो सकता है? चीड़ का पेड़, शैवाल, कार्किड या फिर पर्णांग। तो आपको बताना है कि एक्स वह कौन सा पौधा हो सकता है इन चारों में से जिसमें पुष्प भी नहीं आता और बीज भी नहीं होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? पर्णांग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु है? आपको बताना है इनमें से सबसे मजबूत प्राकृतिक तंतु क्या है। ऊन है, रेशम है, फलीस है या फिर जूट है। तो इनमें जो प्राकृतिक तंतु है सबसे मजबूत वो आपका हो जाएगा रेशम। क्या हो जाएगा? रेशम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम कह सकते हैं सही है। अगला क्वेश्चन है, सर्दी के दिनों में दरवाजे का धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा क्यों महसूस होता है? पहला ऑप्शन है, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है। दूसरा ऑप्शन है, प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है। जबकि तीसरा ऑप्शन है, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर विकरक है। जबकि चौथा ऑप्शन है, धातु की अपेक्षा प्लास्टिक ऊष्मा की बेहतर अवशोषक है। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु ऊष्मा की बेहतर संवाहक है, यानी ऑप्शन नंबर बी अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मिश्रणों का समूह है? आपको बताना है कि मिश्रणों का समूह कौन सा है। क्या वायु जल लकड़ी है, लकड़ी नमक और रेत है, या फिर नमक रेत जल है, या फिर लकड़ी वायु रेत है। अगर हम मिश्रणों की बात करें
तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा लकड़ी, वायु और रेत, यानी ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लकड़ी, वायु, रेत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसके अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? अधिकांशतः मध्य भाग में, या फिर केवल मध्य में, या फिर सभी जगह समान रूप से, या फिर अधिकांशतः दोनों किनारों पर। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या होगा। जब एक छड़ यानी कि चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादा उसकी अधिकांशतः किस भाग पर चिपकता है? क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन नंबर डी अगर आप लोग कर रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही होगा। अधिकांशतः दोनों किनारों पर ज़्यादा चिपकता है, तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले थे साइंस के, और 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आपको बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं 15 में से। अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन सही निकले हैं तो काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। कम निकल रहे हैं तो आप लोग मास्टर शड्डा लर्निंग ऐप से जाकर के अपने नोट्स बाय कर सकते हैं, फिर फ्री में भी हिमांशी मैम के नोट्स पढ़े उनको पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो सकती है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक आप लोग पढ़ते रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। धन्यवाद, बाय बाय।